Hello students, in this chapter electrochemistry we are using electrolyte right in cells for the conductor of electricity in inner circuit we use electrolyte. That today we are going to learn about the types of that electrolyte. राइट हमने बात की थी कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो जो सेल्स में से ये सेल में हमें जो फिलअप किया होता है और जो इनर सर्किट में करंट को पास होने के लिए हेल्पफुल होता है उसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। सही है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट, the strong electrolytes are completely dissociate into its ion at moderate concentration, right? तो strong electrolyte किसे कहते हैं कि जो भी solution हम use कर रहे हैं, जो हमारा electrolyte है वो अपने आयंस में completely dissociate हो जाता है। अगर हम बात करें HCl की, सही है, तो वो क्या हो जाएगा, H+ और Cl- आयन में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो उससे बोलता है कंप्लीट डिसोसिएशन। तो उस टाइप का जो ये HCl हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट, तो वो हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट मीन्स दे आर पार्शियली डिसोसिएट इनटू आयंस एट मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अगर हम बात करें CH3COOH एसिटिक एसिड की, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, CH3COO- प्लस H+ आयन। सही है, ये भी अपने आयंस में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर HCl में देखें तो अगर हमने 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl लिए हैं तो वो 100 के 100 मॉलिक्यूल्स 100 H+ और 100 Cl- में कन्वर्ट हो जाएंगे। सही है, जबकि अगर हमने एसिटिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल लिए हैं तो क्या हो जाएगा, उसका जैसे तैसे 10 मॉलिक्यूल्स ही क्या होगा, तो कन्वर्ट होगा CH3COO- और H+ में। सही है, मतलब कि उसका पार्शियली डिसोसिएशन होता है, उस वजह से वो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सही है ना। यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, इट मीन्स के जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा वो क्या हो जाएगी, 1 मतलब 100%। कंप्लीट होता है मतलब 100%। तो अल्फा कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये भी 100 है, डिवाइड हो गया, और ये तो अल्फा इज इक्वल टू 100/100 तो हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या होगा, the degree of dissociation alpha is very less than 1, right? जैसे कि हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था कि अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है C, सही है, स्टार्टिंग में इसकी 0 होगी, फिर क्या होगा, तो वो C अल्फा जितना प्रोड्यूस होगा। अगर वो C अल्फा जितना प्रोड्यूस होता है तो यहाँ से C - C अल्फा क्या हो जाएगा, वो C- अल्फा जितना कम हो जाएगा, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे डिसोसिएट होते हैं, अगर यहाँ पे 100 में से 10 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते हैं, मतलब अब बच के इतने गए, तो 100 - 10। तो हम अल्फा कैसे फाइंड आउट करते थे, 10/100, 100 मॉलिक्यूल्स ही सिर्फ हुए तो हो गया 10, 0.1, मतलब कि बहुत कम वैल्यू आती है इस अल्फा की। सही है, ये तो 100 मॉलिक्यूल्स की बात की। अगर हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं C, तो वो कितनी आ जाएगी, बहुत लेस देन 1 आ जाएगी। सही है, यहाँ पे कंप्लीटली डिसोसिएशन होने की वजह से आयंस ज्यादा है, और इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास भी तो किसकी वजह से होता है, आयंस की वजह से। इसी आयंस के थ्रू क्या होता है, करंट पास होता है। तभी हम कह सकते हैं कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जितने आयन कम होंगे उतना वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। द एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर strong acids, strong base, and some salts, right? Acid like HCl, bases like NaOH, KOH। सही है, तो ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जबकि जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है वो किसके होते हैं, वीक एसिड्स, वीक बेस लाइक एमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिक एसिड। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सब्सटेंस की। सही है, सेल में हमने बात की थी, एक तो हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट, और उसके साथ हम क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोड किसी ना किसी एलिमेंट से फॉर्म किया होता है,
तो जो हमारा मटेरियल होता है वो कितने टाइप का होता है? जो मटेरियल है वो 4 टाइप्स का हो सकता है। जो हम यहाँ पे सब्सटेंस यूज करते हैं वो 4 टाइप के हो सकते हैं। एक तो है हमारा इंसुलेटर्स, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर। सही है। अब इंसुलेटर किसे कहते हैं? सब्सटेंस विच हैव वेरी लो कंडक्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर -20 to 10 to the power -10. ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स और सीमेंस मीटर इनवर्स आर कॉल्ड इंसुलेटर। सही है। जिस सब्सटेंस की कंडक्टिविटी काफी लो हो, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी पावर 10 टू द पावर -20 टू 10 टू द पावर -10 है, मतलब कि उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम? इंसुलेटर, क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी अंदर से पास नहीं होने देगा, उसके अंदर बहुत सारा रेजिस्टेंस होगा, उस वजह से उसे इंसुलेटर बोलते हैं। तो प्लास्टिक, वुड और ये सब हमारे क्या हो गए? इंसुलेटर्स हो गए। अब बात करते हैं कंडक्टर्स की। द सब्सटेंस विच हैव अ वेरी large conductivity in the range of 10 to the power 4 to 10 to the power 7 Siemens meter inverse are known as the conductors। सही है। जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, जो इजीली करंट को अंदर अपने अंदर से पास होने दे, उसे क्या बोलेंगे हम? कंडक्टर्स बोलेंगे। ओके। कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कितनी होती है? 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 7 सीमेंस मीटर इनवर्स जितनी कंडक्टिविटी होती है। द एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स आर मेटल एंड देयर एलॉयज एंड सम नॉन मेटल्स लाइक कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट एंड सम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स आर आल्सो यूज्ड एज अ कंडक्टर। तभी हम जो हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें मोस्ट ऑफ हम क्या यूज करते हैं? मेटल्स यूज करते हैं, क्योंकि इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ third is semiconductors। Semiconductor means substance which have the moderate conductivity। सही है। इंसुलेटर में कितनी थी? 10 टू द पावर -20 टू 10 टू द पावर -10, बहुत कम थी, तो उससे थोड़ी सी ज्यादा, तो कहां से हो गई? 10 टू द पावर -6। और कंडक्टर्स में कितनी थी? 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 7, बहुत ज्यादा है, तो उससे थोड़ी सी कम, तो 10 टू द 4 तक में, मतलब 10 टू द पावर -6 टू 10 टू द पावर 4 सीमेंस मीटर इनवर्स आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। सही है। जिस सब्सटेंस की कंडक्टिविटी इस रेंज में आती है उसे क्या बोलते हैं हम? सेमीकंडक्टर्स। अगर सिलिकॉन, जर्मेनियम आर ऑल्सो यूज्ड एज अ semiconductors, right? And the fourth type of the conductor is superconductors, materials which have the zero resistivity। सही है। रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी? 0, बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं है। अगर रेजिस्टिविटी 0 है तो हमने कल पढ़ा था हम लास्ट लेक्चर में क्या, कि जो कंडक्टिविटी कप्पा है इज इक्वल टू 1/ρ रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है 1/0, तो जो कंडक्टिविटी है वो कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। मतलब कि मटेरियल की अगर रेजिस्टिविटी 0 है तो उसकी कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो उस टाइप के मटेरियल को हम क्या कहेंगे? सुपर कंडक्टर। अब जो हमारे मेटल्स और एलॉयज से अगर उसे हम वेरी लो टेम्परेचर पे यूज कर रहे हैं, 0 to 15 केल्विन पे, तो वो हमारे जो मेटल्स है वो एज अ सुपर कंडक्टर की तरह वर्क करेंगे, कि जिसमें रेजिस्टिविटी बिल्कुल नहीं होगी और वो बहुत अच्छे से, बहुत स्पीड से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। ओके। अब हमने कल बात की थी कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन का करंट का फ्लो हो रहा है वो कितना इजीली हो सकता है? सही है। एज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट, सही है, इज नोन एज कंडक्टेंस। कितना इजीली करंट पास हो सकता है इसे हम कंडक्टेंस कहते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है हमने उसमें पढ़ा कि हमारे पास 2 है, एक तो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं और दूसरा हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोड। तो जो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू करंट पास होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस, और जो हमारा इलेक्ट्रोड के थ्रू करंट पास होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक और मेटालिक कंडक्टेंस। सही है। तो पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, उसे क्या बोलते हैं? आयनिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो हम देखते हैं। The phenomenon of the flow of current due to the movement of ions through the solution of electrolyte is known as the electrolytic conductance। सही है
कि क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, हमें पता है कि हमने सपोज HCl ले लिया एज अ इलेक्ट्रोलाइट, तो वो क्या हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। तो जो ये आयन फॉर्म हुए उसके थ्रू क्या होगा, करंट पास होगा। तो उसी वजह से उसे क्या बोलते हैं, आयनिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है, उसमें से करंट पास होने की बात हो रही है, इसलिए उसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। सही है। तो करंट पास ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयन। सही है। सॉल्यूशन में आयंस की मूवमेंट की वजह से जो करंट पास होगा उसका जो कंडक्टेंस है उसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस। सही है। तो ये जो हमारा आयनिक कंडक्टेंस है उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसकी बात करते हैं। तो पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सही है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका नेचर कैसा है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो दो तरह के होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, और कंप्लीटली आयनाइज होगा मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी लार्ज एक्सटेंट में पास होगी। सही है, लार्ज अमाउंट में पास होगी। जबकि अगर हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस है वो स्मॉल एक्सटेंट में हो जाएगा, क्योंकि वो उसमें क्या होता है, लिमिटेड आयनाइजेशन होता है, कंप्लीटली आयनाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ पार्शियली होता है। सही है। तो जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है उस पे भी डिपेंड करता है क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। दूसरा वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सही है, जो हम सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी है। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज लेस एट द हायर कॉन्सेंट्रेशन। सही है, अगर कॉन्सेंट्रेशन हायर होगी तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कम होगा। क्यों ऐसा होता है, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है मतलब कि हमारा सपोज कि हमने ये ले लिया है 100 ml वाटर, उसके अंदर हम कोई NaCl सपोज के ऐड कर रहे हैं। अगर उसका अमाउंट ज्यादा है मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अगर NaCl के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो जो NaCl है वो तो डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस। तो ये जो 100 ml है उसमें NaCl का अमाउंट ज्यादा होगा, तो NaCl Na प्लस और Cl माइनस जो आयंस है उसका अमाउंट भी ज्यादा होगा, मतलब कि वो नजदीक नजदीक होंगे। सही है, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस वो बहुत करीब करीब होंगे। अगर उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, उस वजह से जो करंट, क्योंकि करंट कैसे पास हो रहा है, तो ये आयंस ही फ्लो कर रहे हो, उसी वजह से क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है। तो अगर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है, सही है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब ये जो आयंस है वो बहुत ज्यादा है, तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होगा। अगर डिस्टेंस कम है तो क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, और मूव ही नहीं करेंगे तो करंट कैसे पास होगा। मतलब कि अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन है तो फिर इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। आई बात समझ में। दूसरा है हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि अगर हम सॉल्वेंट पोलर यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो इजीली आयनाइज हो सकता है, और जितना इजीली आयनाइज होगा उतना क्या हो जाएगा, तो जो कंडक्टेंस है वो हाई हो जाएगा। तो इन अ पोलर सॉल्वेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आयनाइज टू अ लार्ज एक्सटेंट एंड thus द कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ हायर एक्सटेंट। सही है, क्योंकि अगर पोलर है तो वो भी आयनाइज होगा, इसीलिए हम ज्यादातर वाटर का यूज करता है, क्योंकि वाटर भी क्या हो जाता है, NaH प्लस और OH माइनस में आयनाइज हो जाता है, और उसी वजह से वो उसके अंदर कोई भी जो आयनिक कंपाउंड है इजीली क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, और जितने आयन्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे उतना ही करंट क्या होगा, ज्यादा पास होगा, तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। दूसरी बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, अगर हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ जो आयनाइजेशन है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कि सपोज कि हम नॉर्मल टेम्परेचर पे जितना NaOH या NaCl डिसोसिएट हो रहा था, उससे अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो ये डिसोसिएशन रेट है उसके आयंस में कन्वर्ट होने का रेट है क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। और अगर आयन ज्यादा फॉर्म हो रहे हैं मतलब कि कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब कि हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आई बात समझ में। अब बात करते हैं हम दूसरे इलेक्ट्रॉनिक और मेटालिक कंडक्टेंस की।
तो इलेक्ट्रॉनिक और मेटालिक कंडक्टेंस क्या है? द फिनोमिनन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ एक्सटर्नल सर्किट इज नोन एज अ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। सही है। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या था? सॉल्यूशन में से करंट पास हो रहा था और किसके थ्रू हो रहा था? आयन के थ्रू। जबकि इलेक्ट्रॉनिक और मेटालिक में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के थ्रू होगा पास करंट। सही है, क्योंकि हमारे पास क्या है? मेटल का इलेक्ट्रोड है, हमें पता है उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, वन इलेक्ट्रोड टू सेकंड इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। सही है। तो जो एक्सटर्नल सर्किट है उसके थ्रू क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पास होगा। सही है। और हमारा कंडक्टेंस फॉर्म होगा, उसी वजह से बोलेंगे हम उसे इलेक्ट्रॉनिक और मेटालिक कंडक्टेंस। तो वो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है वो किस किस बात पे डिपेंड करता है? फर्स्ट, द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल्स, के हमारा जो मेटल है उसका नेचर कैसा है? वो इंसुलेटर है, कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर है। सही है। उसका नेचर कैसा है? उसका स्ट्रक्चर कैसा है? उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत छोटे छोटे है या बड़े है? वो बहुत क्लोज है या नहीं? सही है। उसके अकॉर्डिंग को उसके नेचर और स्ट्रक्चर पे वो डिपेंड करता है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो उसका कंडक्टेंस आता है, सबसे ज्यादा सिल्वर का कंडक्टेंस होता है, फिर कॉपर का। सही है। तो उसके स्ट्रक्चर पे और नेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। सही है। जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक और मेटालिक कंडक्टेंस है वो डिपेंड ही किस पे करता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास आउटर में कितने हैं? तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 हो गए। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो हमें पता है कि इसके पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है तो वो सोडियम से ज्यादा इजीली करंट को पास करेगा। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ जाएगा। सही है। मतलब जो हमारे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पे भी डिपेंड करता है कि जो पर एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, वो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो फ्लो भी तो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा। और अगर फ्लो ज्यादा हुआ तो क्या कह सकते हैं हम के जो करंट है वो ज्यादा पास हो रहा है। सही है। दूसरा वर्ड डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। सही है। इलेक्ट्रोलाइटिक में हमने पढ़ा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस था वो बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो कंडक्टेंस है कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक और मेटालिक कंडक्टेंस, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? तो क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ता है। सपोज हम बात करें कि हमारा इलेक्ट्रोड हो गया, उसके अंदर क्या है? फ्री आयंस है, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बढ़ गई। अगर मूवमेंट बढ़ गई, ये इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा पहले जा रहा था, उसे दूसरे इलेक्ट्रॉन कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्पीड से मूवमेंट करने लगे, कोई ऐसा जाता है, कोई ऐसा जाता है, ऐसे वैसे वो रैंडम मोशन में आ गए। अब क्या होगा? तो जैसे उनकी स्पीड उनकी मूवमेंट बढ़ी तो उनका कोलिशन भी तो बढ़ जाएगा ना। सही है। तो वो जो हमारा यहाँ पे डिस्टर्बेंस था, जो यहाँ पे हिंड्रेंस था, सही है, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सही है। और उसी वजह से कंडक्टेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज होता जाता है। आई बात समझ में? तो ये हमारा हो गया सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक और मेटालिक कंडक्टेंस। हम मेटालिक और आयनिक कंडक्टेंस के मेजर डिफरेंस देख लेते हैं। मेटालिक में क्या होता है? तो फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो होता है। जबकि आयनिक में क्या होता है? तो मूवमेंट ऑफ आयन इन सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट को किसी भी में वो क्या होगा? जो मूवमेंट के आयंस की मूवमेंट होगी उस वजह से करंट फ्लो करेगा। दूसरा है मैटर इज नॉट ट्रांसफर, एंड जो आयनिक है उसमें मैटर ट्रांसफर होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने बोला कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वही रह रहा है, सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। जो मैटर है वो मूव नहीं कर रही है। मतलब कि मैटर इज नॉट ट्रांसफर इन द मेटालिक कंडक्टर वाइल मैटर इज ट्रांसफर इन द आयनिक कंडक्टर्स, क्योंकि इसमें खुद जो आयंस है वो मूव कर रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा मैटर है वही ट्रांसफर हो रहा है।
इन द मेटालिक कंडक्टेंस द मैटर इज नॉट डिकम्पोज। सही है, ये मेटल को कोई चेंज नहीं हो रहा है, मेटल जैसी ही उसकी थी वैसी ही है, मतलब उसमें डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, सिर्फ फिजिकल चेंज होते हैं। कि जबकि हम आयनिक कंडक्टेंस की बात करें तो हमारा HCl तो आयन में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि उसका तो डिकम्पोजिशन हो गया, और डिकम्पोजिशन होता है इस वजह से उसमें फिजिकल एंड केमिकल दोनों तरह के चेंज देखे जाते हैं। दूसरा हो गया हमारा कंडक्टेंस डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, हमने बात कर ली है। जैसे कि हम क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी मूवमेंट क्या, उसकी मोबिलिटी बढ़ रही है, उस वजह से अगर मोबिलिटी बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और उस वजह से कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इन द आयोनिक कंडक्टेंस तो क्या हो जाता है, विद द टेम्परेचर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आयंस एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और उसकी वजह से ही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, लेस होता है और वो इजीली फ्लो कर सकते हैं, तभी कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। दूसरा है जो हमारा मेटेलिक कंडक्टेंस है, इट्स फॉलो ओम्स लॉ बट डज नॉट फॉलो द फैराडेज लॉ, क्योंकि फैराडे लॉ सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही फॉलो होता है। सही है, जबकि जो हमारा आयनिक कंडक्टेंस है इट्स फॉलो द ओम्स एंड फैराडे बोथ लॉ। आई बात समझ में? अगर इसमें से किसी में भी आपको प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। थैंक यू।